हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज हम उनको देखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपके एग्जाम्स में छूट जाए। तो आज देखते हैं प्रस्तावना को। तो इसके दो नाम हैं, प्रस्तावना एवं उद्देश्य का। तो इसका नाम उद्देश्य का क्यों पड़ा, तो इसको देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। जो है उद्देश्य का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। इसमें भारतीय संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताया गया था कि भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या होने चाहिए। इसी कारण इसका नाम उद्देश्य का पड़ा। और जब संविधान निर्माण का आखिरी समय चल रहा था, अर्थात कि लास्ट टाइम चल रहा था, तब भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार परिवर्तन किया गया है, तो मात्र एक बार परिवर्तन किया गया है। कब किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान कर तैयार हो गया था। इसके अलावा क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एवं 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रकृति में जो 5 तत्व हैं वह कौन कौन से हैं, इसको हमें एक क्रम में याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह प्रश्न क्रम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो ये कौन कौन से हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की शक्ति के स्रोत कौन है, तो भारत की जनता। भारत की जनता को भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत कहा जाता है। तो आइए देखते हैं विस्तृत रूप में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें संविधान के संपूर्ण सार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसमें हम देखेंगे संविधान का स्रोत कौन है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है एवं भारतीय संविधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं। एवं इसके साथ साथ देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है। परंतु जो प्रस्तावना की भाषा है वह किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है, अमेरिका से। एवं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है कि समय समय पर अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे एक्ट पारित किए गए, जैसे कि आपने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 तक के भारत शासन अधिनियम तक लगातार बहुत सारे एक्ट अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए। तो इनमें से एकमात्र ऐसा एक्ट था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसमें प्रस्तावना के बारे में बताया गया था, अर्थात कि जिसमें प्रस्तावना निहित थी। तो यह क्वेश्चन बनता है कि किस भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना निहित थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है इससे संबंधित बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने मत रखे हैं, जैसे कि A.N. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र कहा है। एवं अर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान की कुंजी कहा है। क्या कहा है, संविधान की कुंजी।
एवं इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। यदि आपसे यह क्वेश्चन बने कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को, किसे, अनुच्छेद 32 को, अर्थात कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। यदि बी आर अम्बेडकर का नाम नहीं दिया है और आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप इसका आंसर लगाइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में हमें आदर्श कहाँ से मिलते हैं, तो भारतीय संविधान में हमें आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। यदि प्रस्तावना ऑप्शन में नहीं है तो इसमें आपको डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आंसर लगाना है। यदि आपको प्रस्तावना दिया हुआ है तो इसका आंसर प्रस्तावना होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मनः मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। क्या कहा था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मनः मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। इसके अलावा देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो इसे हम संविधान का सार कह सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माना कि कोई बुक है, इसमें आप जो पहला या दूसरा पेज देखते हैं तो इसमें आपको एक प्रस्तावना दी हुई होती है जिसमें उस पुस्तक का सार दिया हुआ होता है। इसी ही तरह आप संविधान को भी एक पुस्तक के तौर पर मान सकते हैं एवं प्रस्तावना में भारतीय संविधान का सार दिया हुआ है। इसके अलावा भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत किसे माना गया है, तो भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता को माना गया है। आप प्रस्तावना में शुरुआत से देखिए, उसमें लिखा है हम भारत के लोग। क्या लिखा है, हम भारत के लोग, अर्थात कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है या भारतीय संविधान को शक्ति कौन प्रदान करता है, तो भारत के लोग संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन और बनता है कि जो हम भारत के लोग हैं यह कहाँ से लिया गया है, तो यह यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो यह यूएनओ अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट से लिया गया है। इसके अलावा देखते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति। तो भारतीय संविधान की प्रकृति अर्थात कि हमें स्वरूप 5 तरीके से दिखाई देता है। तो यह कौन से हैं, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संप्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से निर्णय लेने में स्वतंत्र है, अर्थात कि वह किसी भी अन्य देश से का निर्णय मानने को बाध्य नहीं है। इसके अलावा देखते हैं समाजवादी। तो समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह जो शब्द है हम लोगों ने रूस के संविधान से लिया है। इस शब्द का तात्पर्य वर्ग संघर्ष को खत्म करना, अर्थात कि जो अमीर एवं गरीब की खाई है उसको भरने का प्रयास करना, परंतु इसमें संघर्ष से इसको भरने का प्रयास किया गया है, परंतु भारत में यह लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में ग्रहण किया गया है। अर्थात हम लोकतांत्रिक तरीके से भारत में बेरोजगारी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे एवं जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है उसको भरने का प्रयास किया जाएगा, परंतु लोकतांत्रिक तरीके से। एवं इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या है, पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि भारत का कोई भी राजधर्म नहीं होगा, अर्थात कि भारत के लिए सभी धर्म समान हैं, मतलब कि वह किसी भी धर्म वर्ग एवं जाति को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रावधान या कदम नहीं उठाएगा। इसके अलावा देखते हैं लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का क्या मतलब है, लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। इसको अब्राहम लिंकन की भाषा में बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा एवं जनता का शासन होता है। क्या, जनता के लिए, जनता के द्वारा एवं जनता का शासन होता है। इसके अलावा देखते हैं गणतंत्र शब्द को। तो गणतंत्र का क्या तात्पर्य है, तो गणतंत्र का तात्पर्य है कि भारत में जो संवैधानिक प्रमुख होगा, अर्थात कि जो देश का प्रमुख होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। इसके लिए विधिवत रूप से चुनाव किए जाएंगे जिसमें भारत का कोई भी नागरिक भारत का सर्वोच्च
पद, अर्थात कि जैसे भारत में सर्वोच्च पद कौन सा है, राष्ट्रपति का है, तो उसको धारण कर सकता है, ये बशर्ते वह चुनाव में जीते। इसके अलावा देखते हैं भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य हैं। तो भारतीय संविधान में 6 प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं। पहला है न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय के मतलब क्या है, मानव के बीच में जो खाई है उसको दूर करने का प्रयास किया गया है, इसको जाति एवं वर्ग से दूर रखने का प्रयास किया गया है एवं सभी नागरिकों को समानता दिलाने की बात की गई है। इसको हम अनुच्छेद 39 के अंतर्गत भी देखते हैं, अर्थात कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो समान कार्य करता है तो उसको समान वेतन दी जाएगी। इसके अलावा देखते हैं आर्थिक। तो आर्थिक शब्द का क्या तात्पर्य है, तो आर्थिक शब्द का तात्पर्य है कि जो भारत में अमीर एवं गरीब के बीच की खाई है उसको भरने का प्रयास किया गया है, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। इसको सशक्त बनाने के लिए 44वें संविधान संशोधन, कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान में अधिकारों में, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे समाप्त कर दिया गया है एवं इसे 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। यह भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार है कहाँ पर वर्णित है, तो 300 का के अंतर्गत इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसके अलावा देखते हैं राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है, तो राजनीतिक न्याय से तात्पर्य यह है कि भारत में सभी लोगों को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, अर्थात कि चुनाव में भाग लेना एवं मताधिकार का प्रयोग करना इनका एक अधिकार है। इसके अलावा है स्वतंत्रता। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसको हम मौलिक अधिकारों में विस्तृत रूप से देखेंगे। इसके अलावा है समानता। तो समानता ही है, सामाजिक समानता लाने की बात की जाती है। बंधुत्व। तो बंधुत्व का तात्पर्य है आपसी मेलजोल या भाईचारा, अर्थात कि हमें अंदर से यह भावना होनी चाहिए कि हम सभी इसी भारत भूमि की संतान हैं, अर्थात कि हम एक ही मातृभूमि की संतान हैं। इसके अलावा देखते हैं व्यक्ति की गरिमा। इसे बाद में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में भी शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में भी शामिल किया जाता है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए। इसको समझ सकते हैं कि राज्य सभी व्यक्तियों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए माहौल तैयार करके देगा, अर्थात कि किसी भी व्यक्ति का जीवन पशुवत ना हो, सभी लोग गरिमा से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसके अलावा देखते हैं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। तो इसमें देखते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। इसमें एक बात कही जाती है, यहाँ पर कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, अर्थात कि थोड़ी ही दूरी पर चलने पर यहाँ पर पानी बदल जाता है। एवं जैसे कि इस अभी समझा कि 4 कोस पर बानी, यानी कि 4 कोस चलने पर भाषाएं बदल जाती हैं एवं सभी लोगों की, आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक का सफ़र तय कीजिए, बहुत सारी यहाँ को विविधताएँ देखने को मिलेगी। तो इन विविधताओं में हम अपने देश को कैसे संगठित एवं अखंड भारत रख सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था 1960 ईस्वी में, जिसे बेरूवाड़ी बनाम भारत संघ मामला कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, अर्थात कि जब भारतीय संविधान का भाग नहीं होगी तो भारतीय संसद को इसमें संशोधन करने की अनुमति भी प्राप्त नहीं होगी। एवं 1973 में एक मामला और आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को बदल दिया एवं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, अर्थात कि ये जब भारतीय संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु इसके आधारभूत ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आधारभूत ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
तो आइए 2 मिनट में जो आज हम लोगों ने देखा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ मामला कब आया था? 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 में अपने ही निर्णय को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किस मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार अभी तक परिवर्तन किया गया है। क्या कब किया गया था? 1976 में किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। मतलब कि अंगीकृत का तात्पर्य क्या है? इसे पारित कर दिया गया था, अधिनियमित किया गया था एवं आत्मार्पित किया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, परंतु लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। एवं इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया है, परंतु प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एक्ट आए हैं अंग्रेजों के द्वारा, तो उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रस्तावना निहित थी। एवं इसे उद्देश्य का क्यों कहा जाता है? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। वही बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है। इसके अलावा भारत की संविधान की स्रोत क्या है? तो भारत की जनता है। एवं भारतीय संविधान की प्रकृति हमें 5 प्रकार से बताई गई है: प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। एवं 6 प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं, जिसमें से न्याय में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। समानता, बंधुत्व, व्यक्ति गरिमा एवं राष्ट्र की एकता व अखंडता। यदि बात की जाए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था एवं 300 का के तहत इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो यदि आपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यदि कोई भी प्रश्न बनता है तो है आपके एग्जाम्स में गलत नहीं होगा। यह जो लेक्चर है सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो PCS हो या चाहे रेलवे हो या पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो। एवं आप इसी तरह के वीडियो लेक्चर और चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।